चलिए, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है निवेशकों को ये समझना कि वो किस तरह के फ़ंड में निवेश कर रहे हैं। और आज जो हम कैटेगरी आपके लिए लेकर आए हैं वो है बैलेंस एडवांटेज फ़ंड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फ़ंड, जहाँ पर निवेशकों को इक्विटी डेट दोनों का फ़ायदा मिलता है। और इसी कैटेगरी पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ यूनियन म्यूचुअल फ़ंड के को हेड इक्विटी हार्दिक बोरा भी जुड़ गए हैं। हार्दिक, स्वागत है आपका। और मैं फ़ंड की बारीकी में जाऊं उससे पहले हम समझना चाहेंगे कि बैलेंस एडवांटेज फ़ंड आखिर किस तरह के फ़ंड होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। बैलेंस एडवांटेज फंड की अगर बात करें तो ये फंड्स प्योर इक्विटी फंड नहीं होते। ये सारा का सारा पैसा हमारे निवेशक का हम इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट करते। उसका एक बैलेंस होता है, उसमें कुछ प्रतिशत पैसा इक्विटी में, कुछ प्रतिशत पैसा आर्बिट्राज में और कुछ प्रतिशत पैसा फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में, स्कीम्स में इन्वेस्ट होता है। इसकी खास बात ये होती है कि जब भी फंड मैनेजर्स को अगर ये लगेगा कि मार्केट्स महंगे हैं तो वो उस टाइम पर इक्विटी में इन्वेस्ट ना करके ज्यादा प्रतिशत अपना जो पोर्टफोलियो है फिक्स्ड इनकम या फिर आर्बिट्राज में इन्वेस्ट करेंगे, जहां पे रिस्क कम होता है, ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती है आपके रिटर्न्स में। और इक्विटी मार्केट में 30%, जैसे हमारे यूनियन म्यूचुअल फंड की बात करें तो हम कम से कम 30% इन्वेस्टमेंट है जो हमारे निवेशक की फंड के एयूएम की हम इक्विटी में रखते हैं, और बाकी के 35% हम आर्बिट्राज में डालते हैं ताकि इक्विटी प्रोडक्ट की तरह काम करे, इससे इक्विटी टैक्सेशन का बेनिफिट मिले। और बाकी के जो 35% हैं वो फिक्स्ड इनकम में रहते हैं। अब इस फंड का फायदा ये होता है कि ये मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ इक्विटी के अंदर और इक्विटी के बाहर जाने की कोशिश करता है, ताकि इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो जितने हद तक हो सके सुरक्षित रह सके। ये इक्विटी में सिर्फ 30% इन्वेस्ट होने के बावजूद भी एक इक्विटी प्रोडक्ट की तरह टैक्सेशन के बेनिफिट देता है आपको, क्योंकि जो आर्बिट्राज का पोर्शन है, यानी कि जो एफएनओ और जो स्टॉक्स हैं उसके आर्बिट्राज करते हैं, यानी वही स्टॉक्स को हम शॉर्ट भी करते हैं ताकि हमें एक फिक्स्ड रिटर्न मिले, वो प्रतिशत जो पैसा आर्बिट्राज में होता है वो भी इक्विटी माना जाता है। एक आपको टैक्सेशन में इक्विटी प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन इसकी वॉलेटिलिटी, इसकी जो उतार चढ़ाव है एनएवी की, वो इक्विटी प्रोडक्ट से कम होती है, क्योंकि काफी पैसा फिक्स्ड इनकम और आर्बिट्राज में भी लगा होता है टाइम टू टाइम। हार्दिक, ये बताएं फिलहाल आपका पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन कैसा है। अगर मैं निप्पॉन इंडिया के बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में जानना चाहूँ तो आपने किस तरह से कहाँ निवेश किया हुआ है। हमारे यूनियन म्यूचुअल फंड के जो बैलेंस एडवांटेज फंड की करंट, मान लीजिए 28 फरवरी 2023 की जो पोर्टफोलियो है उसमें 32% जो इन्वेस्टमेंट है वो है इक्विटी में। बाकी की जो 35% के आसपास की जो इन्वेस्टमेंट है वो है आर्बिट्राज में, और बाकी की जो बची कुची जो पूंजी है वो हमने फिक्स्ड इनकम पेपर्स में इन्वेस्ट की है। गवर्नमेंट बिल ज्यादा है उसमें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, और उसके ड्यूरेशन भी जो है वो 1 से 1.5 साल के बीच में है। चलिए, तो यहाँ पर क्योंकि हम यूनियन के बैलेंस एडवांटेज फ़ंड की बात कर रहे हैं और ऐसे में आपका जो सेक्टर प्रेफरेंस है इक्विटी के लिहाज से वो कहाँ पर ज़्यादा हैवी है, और आपने क्या सोचकर उसमें रणनीति फ़िलहाल बनाई है, क्योंकि मौजूदा समय में हार्दिक हो ये रहा है कि काफ़ी उतार चढ़ाव निवेशकों को दिखाई दे रहा है। वैसे में अगर आप इस तरह के किसी फंड में निवेश करते हैं तो आपको इक्विटी डेट दोनों का फ़ायदा मिलता है। अब यूनियन का जो बैलेंस एडवांटेज फंड है उसमें अगर मैं इक्विटी एलोकेशन की बात करूं तो कैसे उतार चढ़ाव को ध्यान में रखा जा रहा है। जी कविता जी, मैं इस सवाल का जवाब दो तरह से दूंगा। एक तो ये कैटेगरी में निवेशकों को क्या ध्यान में रखना चाहिए और हम किस तरह से कर रहे हैं। इक्विटी पोर्शन को किसी भी तरह से इन्वेस्ट किया जा सकता है। बैलेंस एडवांटेज फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं लार्ज कैप के जरिए। हमारा जो 32% मैंने कहा कि इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट को हमने लार्ज, जो बड़ी कंपनियां हैं हमारे इंडिया की, जो सबसे ऊपर की जो 100 कंपनियां हैं साइज के हिसाब से, उनमें इन्वेस्ट किया गया है सबसे ज्यादा। मैं कहूंगा कि 27% उसमें है इन्वेस्टमेंट है, और बाकी की 4 से 5% इन्वेस्टमेंट उससे थोड़ी कम, लेकिन फिर भी मिड कैप कहते हैं जिसे, द नेक्स्ट 150 कंपनी, जो आगे की 150 कंपनियां हैं साइज में, उनमें इन्वेस्टेड है। ताकि हम इक्विटी में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। हम समझते हैं कि हमारे जो निवेशक हैं वो बैलेंस एडवांटेज फंड इसके लिए चूज करते हैं
क्योंकि वो अब उनका रिस्क एपेटाइट थोड़ा कम है, वो इस मार्केट में शायद से उतार चढ़ाव कम देखना चाहते हैं, तो हम इक्विटी के पोर्शन को भी इस तरह से मैनेज करते हैं ताकि उन्हें स्मॉल कैप और मिड कैप पे ज्यादा एक्सपोजर ना हो, इक्विटी पोर्शन थोड़ा सेफली प्ले करें। एंड ज्यादातर कैटेगरी में लोग यही करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप पूरी बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी की अगर बात करें तो वहां पे भी एलोकेशन लार्ज कैप के तरफ ज्यादा होता है, 50% से तो ज्यादा ही होता है मोस्ट फंड्स में। और इसका कारण यह है कि ये फंड में इक्विटी में ज्यादा रिस्क लेकर पैसा बनाने की नीति नहीं होती। जो रणनीति है वो ये है कि जब मार्केट्स महंगे हों तब हम इक्विटी का एलोकेशन कम कर दें, 100 में से हम 30 रुपए रखें इक्विटी में, हो सके तो कम जितना हो सके, अगर हम सही तरह से इस चीज का अंदाजा लगा पाए। और जब मार्केट्स बहुत अट्रैक्टिव हो जाए, जैसे अब मार्केट्स थोड़े अट्रैक्टिव जोन में आना शुरू हुए हमारे हिसाब से, तब उस समय एलोकेशन को जितना हो सके 50% के ऊपर ले जाएं। तो इसके लिए इक्विटी के पोर्टफोलियो में ज्यादा रिस्क नहीं लिया जाता स्मॉल या मिड कैप लेकर, बल्कि इक्विटी के अंदर कितना पैसा रखना है 100 में से, उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। आप मुझे फिर से एलोकेशन बताएंगे, मैं सुन नहीं पाई, यहाँ पर कोई ऑडियो में दिक्कत आ गई थी। हमारे अभी फरवरी एंड के पोर्टफोलियो के हिसाब से हमारे 100 में से 32% इन्वेस्टमेंट्स हैं इक्विटी में, बाकी के कुछ 33 से 35% लगे हुए हैं आर्बिट्राज में, एंड बैलेंस जो 23% होंगे वो इन्वेस्टेड होंगे फिक्स्ड इनकम पेपर्स में। आर्बिट्राज में निवेश करने का जो महत्व है और ये रणनीति जो अपनाई जाती है, इसके बारे में हमें बताएं। तो ये जो हाइब्रिड प्रोडक्ट्स हैं तीनों कैटेगरी में जो फेमस हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड जिसकी अभी बात हो रही है, डायनामिक बैलेंस एडवांटेज फंड, ये प्रोडक्ट्स को इक्विटी प्रोडक्ट्स का दर्जा दिया जाता है। उसके लिए हमें हमेशा 65% इक्विटी में इन्वेस्टेड होना जरूरी है, तभी हमारे निवेशक जो हैं इसको इक्विटी प्रोडक्ट की तरह इनको टैक्स का फायदा होगा। और इक्विटी प्रोडक्ट बनने के लिए जो 65% हमें मेंटेन करने हैं, अगर हम प्योर इक्विटी में सिर्फ 30% रखते हैं, जैसे हमारे पोर्टफोलियो का अभी हिसाब है, तो बाकी का जो 65% भरने के लिए जो हिस्सा है वो हमें आर्बिट्राज में रखना पड़ता है, जो इक्विटी प्रोडक्ट्स के थ्रू, इक्विटी स्टॉक्स के थ्रू ही हम अचीव करते हैं। उसमें हम कुछ स्टॉक्स को खरीदते हैं और उन्हीं स्टॉक्स को हम शॉर्ट भी करते हैं, फ्यूचर्स में उनके स्टॉक्स को शॉर्ट करके हम एक फिक्स्ड एक स्प्रेड कमाते हैं। तो वो रिटर्न सेफ होता है, वहां पे आपने एक रिटर्न लॉक कर दिया है, वहां पे वो जो आपको रिटर्न मिलेंगे वो शॉर्ट टर्म वन मंथ के एफडी रेट्स या 1 मंथ के जो शॉर्ट टर्म पेपर रेट्स हैं उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलते हैं। वॉलेटिलिटी इस हिस्से में कम होती है, लेकिन ये आपको सिर्फ 65% इक्विटी प्रोडक्ट का दर्जा देने में मदद करता है। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि जिस तरह से हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं बाज़ार में, बहुत मुश्किल हो रहा है फंड मैनेजर्स के लिए अल्फ़ा कमा कर देना निवेशकों को, ठीक है। तो अब इस चैलेंजिंग टाइम्स में कोई अगर बैलेंस एडवांटेज फ़ंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करे, और अगर आपके ही फ़ंड को शामिल करे, कितने तक के रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए? क्योंकि अंत में तो हार्दिक, आप भी यही बात समझते होंगे कि जो निवेशक होता है, जो स्कीम में पैसे लगाता है, वो तो यही देखता है भाई हमें कितना मिलेगा, ठीक है। तो मौजूदा समय में अगर इस तरह के फंड को पोर्टफोलियो में शामिल किया जाए तो कितने तक की रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए, तमाम उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए? रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। कविता जी, जैसे आप जानती हैं मैं नंबर तो नहीं दे पाऊंगा, बट मैं ये कह सकता हूं कि बैलेंस एडवांटेज फंड्स को किस तरह से देखा जाना चाहिए। बैलेंस एडवांटेज फंड अगर निफ्टी के अगर हम लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को स्टडी करें कि पिछले इतने सालों में 20 सालों की स्टडी अगर की जाए, निफ्टी के 50 टीआरआई जो इंडेक्स है हमारे पास, जो डिविडेंड के साथ मिला हुआ है, तो अगर आप 5 साल का होराइजन रखकर इन्वेस्ट करते हैं निफ्टी 50 में, तो आपको लो डबल डिजिट यानी 10 से 12% हिस्टोरिकली 5 साल तक इन्वेस्ट करने से मिला है इन्वेस्टमेंट का रिटर्न। बैलेंस एडवांटेज फंड्स को लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स की तरह देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स यूजुअली जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे, जो निवेशक है, वो इसको एक सेफ प्रोडक्ट की तरह समझते हैं। इस प्रोडक्ट में वो ज्यादा उतार चढ़ाव देखना नहीं चाहते। तो निफ्टी के कंपैरिजन में उतार चढ़ाव इसके एनएवी में कम होती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कुछ प्रतिशत हमेशा जो एयूएम है या जो पैसा है वो आर्बिट्राज और फिक्स्ड इनकम पेपर्स में लगा होता है। इस चीज की वजह से वॉलेटिलिटी कम होगी तो रिटर्न्स भी कम होंगे, जाहिर सी बात है, आपको निफ्टी से तो काफी कम रिटर्न्स मिलेंगे। इसको निवेशकों को इस तरह से देखना चाहिए कि अगर वो यहाँ पे
4 या 5 साल के ज्यादा का अगर होराइजन है जो उनका, शायद से एफडी में वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ पैसा अगर वो ये इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करें, तो उन्हें पोस्ट टैक्स बेसिस पे, खास करके वो निवेशक जिनका जो टैक्स रेट है वो हायर लेवल पे है, 30% के आसपास है, उन निवेशकों के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड्स का फायदा ये होता है कि अगर मार्केट्स ने अच्छे खासे रिटर्न लो डबल डिजिट के दिए और आपका फंड जो है बैलेंस एडवांटेज फंड अगर आधा इक्विटी में और आधा बैलेंस आर्बिट्राज और फिक्स्ड इनकम में था, तो वो एफडी बीटिंग रिटर्न्स दे सकता है फ्यूचर में रहकर। ये ऑफकोर्स फ्यूचर की कोई रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती है, लेकिन ये प्रोडक्ट की वो खासियत रही है कि पोस्ट टैक्स बेसिस पर इसने एफडी से बेटर रिटर्न्स पास्ट में दिए हैं। अगर इक्विटी रिटर्न्स ने भी साथ दिया तो 1 से 2 साल तक जिसका निवेश का एक टाइम फ्रेम हो, हम उनसे कहेंगे कि आप बैलेंस एडवांटेज फंड्स को वो नजरिए से ना देखें, क्योंकि अगर आने से 1 से 2 साल में अगर कभी ऐसा हुआ कि इक्विटी रिटर्न्स ने नेगेटिव दिए, रिटर्न्स माइनस में है, तो शायद से बैलेंस एडवांटेज फंड्स आपके एफडी के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पाएंगे, और आजकल एफडी के रेट्स थोड़े अच्छे हैं। सो बैलेंस एडवांटेज फंड्स को टाइम देना जरूरी है। आपका जो लॉन्ग टर्म का पैसा है जो आप इक्विटी में नहीं रखना चाहते, लेकिन आपको पोस्ट टैक्स बेसिस पे एफडी से थोड़े बेटर रिटर्न्स चाहिए, तो वो पैसा बैलेंस एडवांटेज फंड्स में लगाया जा सकता है उस उम्मीद के साथ। वाइल इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन हिस्टोरिकली बैलेंस एडवांटेज फंड्स ने ये चीज करके दिखाई है अपने निवेशकों के लिए। मुझे ये बताएं कि पोर्टफोलियो के किस लेवल पर आपको इस तरह के फंड को पोर्टफोलियो में डालना चाहिए। मान लीजिए आपके पास एक पोर्टफोलियो है जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वेल डाइवर्सिफाइड है, क्या उसके बावजूद भी एक बैलेंस एडवांटेज फंड की ज़रूरत हो सकती है क्या? बिल्कुल। आई थिंक हुआ यह है कि पिछले इतने सालों में इन निवेशक सिर्फ 2 ऑप्शंस सोचते थे, एक था फिक्स्ड इनकम और एक होता था इक्विटी। बैलेंस एडवांटेज फंड्स आने की वजह से ये हो गया है कि आज एक तीसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है म्यूचुअल फंड्स के जरिए। ये हाइब्रिड कैटेगरी में फायदा ये होता है कि निवेशक को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वो किस समय कितना पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करे और किस समय कितना पैसा फिक्स्ड इनकम में रखे। वो उनके लिए फंड मैनेजर्स वो काम करेंगे। और ये प्रोडक्ट होने का फायदा ये है कि आप शायद से कुछ पैसा जो आप सेफ रखना चाहते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म का है, वो इस फंड में और इस कैटेगरी में एलोकेट करके आप शायद से भूल सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि फंड मैनेजर अपने हिसाब से बराबर से एलोकेट करके सही टाइम पर इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे और सही टाइम पे वहां से बाहर निकलेंगे या कम एलोकेशन करेंगे और उनका पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में ग्रो होता जाएगा। सो आई थिंक अभी इन तीनों कैटेगरी को या तीनों अलग अलग कंपार्टमेंट्स को ध्यान में रखने की जरूरत है। इक्विटी, हाइब्रिड कैटेगरी, वो चाहे बैलेंस एडवांटेज हो या इक्विटी सेविंग्स हो, और डेट के जो पोर्शन है यानी कि एफडी या फिक्स्ड इनकम के दूसरे म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं जो। इन तीनों को अगर ध्यान में रख के कहें तो मैं कहूंगा कि जो आपका लॉन्ग टर्म का पैसा है जिसकी आपकी जरूरत नेक्स्ट आने वाले 4 से 5 सालों के लिए नहीं है और जिसमें आप एफडी से शायद से बेटर रिटर्न कमाने की कोशिश करना चाहते हैं, तो इस कैटेगरी को आप देख सकते हैं। एफडी का पैसा वो होता है जो आपको चाहिए पक्का आने वाले शायद से 1-2 साल के अंदर, उसकी रिक्वायरमेंट की जो टाइम होराइजन है वो शॉर्ट है। शायद से आपको अगले आने से 1 से 2 साल में कोई बड़ा खर्चा आपके सामने है और आपको उसे मीट करना है। ऐसे पैसे को आप इक्विटी में नहीं डाल सकते, हाइब्रिड फंड्स में भी नहीं डाल सकते, उसे आपको फिक्स्ड प्रोडक्ट्स में डालना चाहिए या फिर आपके जो एफडीज हो गए बैंक में। लेकिन जो पैसा थोड़ा लॉन्ग टर्म का है लेकिन आपको शायद से कोई गोल है जो आप आने वाले 4 से 5 साल में अचीव करना चाहते हैं और इक्विटी का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो हाइब्रिड प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक अच्छा योगदान देते हैं पोर्टफोलियो में। हमारा ये मानना है कि हाइब्रिड फंड्स की आज एक पोर्टफोलियो में हमेशा एक पोजीशन होनी चाहिए। सलाह तो यही देंगे हम कि आप अपने एडवाइजर से भी पूछ सकते हैं, या अगर ना चाहें तो अगर अपने आप पे, जैसे इस शो का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपका खुद का फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, वो हिसाब से मैं कहूंगा कि जो भी पैसा आपका लॉन्ग टर्म का हो, जिसकी आपको नेक्स्ट आने वाले 5 साल में जरूरत नहीं है लेकिन आप उसमें रिस्क भी नहीं लेना चाहें, वो आप हाइब्रिड फंड्स में एलोकेट कर सकते हैं। डायनेमिक बैलेंस एडवांटेज फंड एक है, इक्विटी सेविंग्स फंड एक दूसरा फंड है, एंड हाइब्रिड इक्विटी फंड्स भी हैं, अग्रेसिव हाइब्रिड कहते हैं जिसे। ये तीनों फंड्स एक एक्स्ट्रा रोल प्ले कर सकते हैं एक पोर्टफोलियो में। ऑलराइट, चलिए हार्दिक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने इत्मीनान से आपने यूनियन की बैलेंस एडवांटेज फंड पर हमें जानकारी दी और निवेशकों का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए इसी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे 2 बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो दर्शकों की